मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय केदारनाथ अग्रवाल जी और उनकी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। ये कविता कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है, क्षितिज भाग 1 में। कविता को पढ़ने से पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में जानेंगे हम, और फिर हम कविता की व्याख्या करेंगे प्रसंग सहित। आज आप ध्यान से सुनिएगा और साथ ही अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए कविता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कमासीन में। ये कहाँ पड़ता है? बांदा जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं, उन्होंने वकालत भी की है। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ठीक है, ये इनके विषय में जानकारी है। आगे भी देखते हैं। नींद के बादल, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, और कहे केदार खरी खरी। ये उनकी कुछ काव्य कृतियां हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, नेहरू पुरस्कार मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, यानी कि प्रगतिवादी काव्य धारा के ये कवि रहे हैं। जनमानस का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का प्रमुख प्रतिपाद है। उन्होंने अपनी कविताओं में जनमानस और प्रकृति दोनों को ही अपनाया है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। प्रकृति के यथार्थवादी रूप का उन्होंने अपनी कविताओं में चित्रण किया है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में व्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं, ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उनकी कविता में प्रकृति चित्रण है, ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण हुआ है केदारनाथ जी की कविताओं में। जो यहाँ कविता है चंद्रगहना से लौटती बेर, उस कविता में कवि ने क्या कहा, उसके विषय में लिखा है कि प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। अनुराग यानी कि प्रेम। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं प्राकृतिक परिवेश सहज अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चंद्रगहना गांव गया था, वहां से लौट रहा है। लौटते हुए खेत दिखते हैं, खलिहान दिखते हैं, और वो उनका जो सौंदर्य है कवि को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। और कवि का मन क्या करता है, कवि की जो लेखनी है, कलम है, कविता लिखने के लिए ललायित हो जाती है। तो वो अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेता है, तो सहज ही उसकी कलम चल पड़ती है और कविता के रूप में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मकता, कल्पना की अभिव्यक्ति की गई है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है, यानी कि साधारण चीजें हैं उनमें भी कवि को एक असाधारण सौंदर्य दिखाई देता है। और उस
सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई। प्रकृति और संस्कृति की एकता को इस कविता में चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि ने व्यक्त किया है। अब देखिए चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की व्याख्या देखते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। कविता चंद्रगहना से लौटती बेर, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यहाँ कवि चंद्रगहना गांव गया था, वहां से लौट आया है और रास्ते में उसको खेत खलिहान दिखाई देते हैं। वहाँ गांव की सुंदरता का, खेत खलिहानों की सुंदरता का कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उसके बाद व्याख्या कि देख आया चंद्रगहना, कवि कहता है, केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं चंद्रगहना देख के आ गया हूँ, चंद्रगहना से मैं लौट आया हूँ, उसको देख के आ गया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब मेड़ क्या है? जो खेत है उसकी जो डोली होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको क्या बोलते हैं? मेड़ बोलते हैं। तो कवि अकेला बैठा है, खेत की मेड़ पे बैठा है और उसको खेत का जो सुंदर नजारा दिखाई देता है, तो कह रहा है कि देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ अब मैं खेत का सुंदर दृश्य देख रहा हूँ। क्या देख रहा है? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चला। एक बीते के बराबर, एक छोटा सा, एक बीता यानी कि एक जो पंजा होता है उसकी लंबाई के बराबर, यानी कि एक लगभग 1 फुट का, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना छोटा सा चना खड़ा हुआ है। चने का जो खेत है उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है कवि। तो कह रहा है कि एक बीते के बराबर यानी कि एक छोटा सा पंजे की लंबाई जितना लगभग 1 फुट छोटा है चना खड़ा है जो कि हरा है। और उसने क्या किया है? बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा यानी कि पगड़ी, ठीक है, जो पगड़ी बांधते सिर को उसको मुरेठा बोलते हैं। उसने अपने शीश पर, अपने सिर पर क्या कर रखा है? एक पगड़ी बांधी हुई, मुरेठा बांधा हुआ है। छोटे गुलाबी फूल का सज धज खड़ा है और उसने वो जो मुरेठा बांधा हुआ है वो कैसा है? गुलाबी रंग का है और सज धज के चला खड़ा है। अपने शीश पर गुलाबी रंग का मुरेठा यानी कि पगड़ी बांधे हुए, साफा बांधे हुए, सज धज के एक बीते के बराबर छोटा सा हरा चना खड़ा है। गुलाबी क्यों कहा गया है? क्योंकि चने का जो फूल है, पौधा होता है, उस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, इसलिए उसको गुलाबी पगड़ी की, मुरेठे की संज्ञा दी है कवि ने, ठीक है। आगे क्या है? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की है पतली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब आगे जो चने का पौधा खड़ा है उसके पास में एक अलसी का पौधा खड़ा है, उसके विषय में कवि कह रहा है कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। कवि को जो अलसी का पौधा है वो एक जिद्दी हठीली नायिका के समान प्रतीत हो रहा है, नायिका के जैसा लगता है। तो कवि कहता है कि जो अलसी का पौधा है जो जिद्दी है, हठीली नायिका की तरह है, उसकी जो देह है वो कैसी है? पतली है और जो कमर है वो क्या है? लचकदार है। अर्थात जो अलसी का पौधा होता है वो क्या होता है? लचीला होता है और बिल्कुल पतला सा होता है। और उसने नीले रंग के फूल अपने सिर पर चढ़ा रखे। किसने? अलसी के पौधे ने। अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल आते हैं, तो जो अलसी जीदी हठीली अलसी जो रूपी जो नायिका है उसके सिर पर कैसे है? नीले रंग के फूल है। आगे कवि कहता है, कह रही है जो छुए है तो हृदय का दान उसको,
जो अलसी है जिसने नीले रंग का जो फूलों का फूल अपने सिर पे धारण कर रखे हैं, फूल ओढ़ रखे हैं, वो अलसी कह रही है कि जो मुझे छुएगा उसको मैं अपने हृदय का दान कर दूंगी। अलसी क्या कह रही है कि जो मुझे स्पर्श करेगा, छुएगा, मैं उसको अपने हृदय का दान कर दूंगी। यानी कि जो अलसी है वो अपने प्रेम में किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ललायत कर रही है। और सरसों की न पूछो, आगे कवि को सरसों का खेत दिखाई देता है। अब सरसों के विषय में कवि के मन में विचार आते हैं और कहता है कि सरसों की न पूछो, सरसों की तो पूछो ही मत, हो गई है सबसे सियानी। जो सरसों का जो रूप है बहुत ही आकर्षक हो गया है, मोहित करने वाला हो गया है, और उसकी तुम बात ही मत करो, उसके बारे में पूछो ही मत, हो गई है सबसे सियानी। अब सरसों क्या हो गई है? सबसे सियानी हो गई है, सबसे समझदार हो गई है, और वो अब जवान हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, बिहा मंडप में पधारी। अर्थात जो सरसों है वो पककर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और विवाह योग्य हो गई है, विवाह करने के लिए विवाह मंडप में पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन, फाग गाता, जो फाग महीना है वो फाग यानी कि फाग के गीत, होली के गीत, ठीक है, फाग के गीत गाता हुआ फागुन महीना आ गया है आज। जैसे कह रहा है कि जो ऐसा लग रहा है जैसे सरसों शादी हो गई है और ब्याह मंडप में पधार गई, अपने हाथ पीले करके जवान हो गई है, और वो जो फाग का महीना है वो फाग के गीत गाता हुआ आज आ गया है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। आगे कवि कहता है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। कवि को लग रहा है जो ये प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज यहाँ स्वयंवर हो रहा है, ठीक है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, अनुराग, प्रेम, अंचल, आंचल, ठीक है। कवि को ऐसा लग रहा है कि कवि का जो प्रकृति का क्या है, प्रकृति का प्रेममय आंचल है वो क्या है, हिल डुल रहा है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो सरसों का क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, शादी हो गई है, विवाह मंडप में पधार चुकी है, और उस वजह से कवि को लग रहा है कि आश्चर्य हो रहा है। और इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख, अनुपम सौंदर्य को देखकर कवि को लगता है कि जो प्रकृति का प्रेममय आंचल है वो हिल डुल रहा है। इस विजन में, इस एकांत, विजन क्या होता है? एकांत स्थान, विजन, बिना जल के जल ना हो। इस विजन में, इस जो खेत ही खेत है वहाँ पे कवि को कोई जन दिखाई नहीं देता, कोई लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो कह रहे हैं कि एकांत स्थान पे प्रकृति का प्रेममय आंचल क्या है, हिल डुल रहा है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कवि कहता है कि दूर व्यापारिक नगर से, जो नगर है, जो महानगर है, शहर है, वहाँ का जो पाखंडपूर्ण वातावरण है, व्यापारिक जीवन है, उस पाखंडपूर्ण स्वार्थ में व्यापारिक जीवन से गांव की प्रेम की प्रिय भूमि, गांव की जो प्रेम की भूमि है, प्रिय भूमि है, वो कहीं अधिक उपजाऊ है। अर्थात गांव में जो प्रेम होता है, अपनापन होता है, लगाव होता है, उसमें स्थायित्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। और पैरों के तले, अब कवि को क्या दिखाई देता है? और पैरों के तले एक पोखर होता है, तालाब। कवि जहाँ खड़ा है वहाँ उसके पैरों के नीचे जमीन पे क्या है, एक तालाब है। पैरों के तले, कवि के पैरों के नीचे एक तालाब है, पोखर है, उठ रही है इसमें लहरियां, और इस तालाब में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरिया। नील तल में जो जल है, उसके तल में जो तालाब है, तालाब का जल है, उस जल के अंदर तले में, तालाब के तले में भूरी भूरी घास उगी हुई है, और जब लहरें उठती हैं तो उनके साथ साथ वो घास भी क्या कर रही है, लहरें मार रही है, लहरें ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। अब
कवि को क्या लगता है, सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य की जो परछाई है वो एक गोल खंबे के समान लगती है और वो तालाब में दिखाई देती है। तब कवि कहता है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। कह रहा है कि तालाब के पोखर के जल में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है, एक खंबे के रूप में दिखाई दे रहा है, लंबे से खंबे के रूप में कवि को दिखाई देता है जो चांदी की तरह चमकता है। कह रहा है कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा जिस पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उस पर चमकता है, तो आंखें क्या करती हैं, आंखों को वह चकमकाता, आंखों को चौंधियां देता है, आंखों में चौंध सी उत्पन्न हो जाती है, आंखें चौंधियाने लग जाती है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हैं और वो चुपचाप पानी पी रहे हैं, पानी का पान कर रहे हैं, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ कई प्रश्न कर रहा है कि बहुत सारे पत्थर हैं और लगातार जब पानी लहरें आती हैं, पानी पत्थरों से टकराता है, पत्थर गीले हो जाते हैं, पानी पी रहे हैं लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी है, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। ये कवि के मन में प्रश्न हो रहा है कि लगातार गिल्ले हो रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, फिर गिल्ले हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, तो उनकी प्यास नहीं बुझ रही। कवि को ऐसा लग रहा है न जाने इनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बुगला डुबाए टांग जल में। अब कवि को क्या दिखाई देता है, बुगला दिखाई देता है जिसने जल में अपने टांग को डुबोए रखा है, एक टांग को डुबो रखा है। बुगले की खासियत होती है कि वो ज्यादा समय एक टांग पे खड़ा रहता है। तो कह रहा है कि चुप खड़ा बुगला डुबाए टांग जल में। एक बुगला है जो अपने टांग को जल में डुबा के चुपचाप खड़ा है। देखते ही मीन चंचल, मीन मछली चंचल, जो चंचल होती है, ध्यान निद्रा त्याग का, ध्यान जो ध्यान में बैठना, निद्रा नींद, त्यागना त्यागना। तो जो क्या करे, चुपचाप अपने टांग को जल में डुबो के खड़ा है वो बुगला। जैसे ही चंचल मछली को देखता है अपनी ध्यान निद्रा का त्याग कर देता है, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है, ध्यान में बैठा था, ध्यान में खड़ा था, उसका त्याग कर देता है। यहाँ कवि ने क्या किया है, जो बुगला है उसकी ढोंगी प्रवृत्ति का चित्रण किया है। ऐसे खड़ा था जैसे कि ध्यान में खड़े, जैसे साधु महाराज खड़े होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान में होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे चंचल मछली को देखता है उसको छोड़ देता है ध्यान निद्रा को और क्या करता है, उस पर झपटा मारता है, उसको अपनी चोंच पे निगल देता है। आगे बताता है कवि क्या कहेगा, देखते हैं। चट दबाकर चोंच में अपनी ध्यान जो अवस्था है उसको त्याग देता है और उस मछली को क्या करता है, चट दबा चोंच में, अपनी चोंच में झट से जवाब दबा लेता है, नीचे गले के डालता और अपने गले में डाल देता है। एक काले माथे की, अब कवि क्या करता है, बुगले के बाद कवि को एक काली चिड़िया दिखाई देती है, उसके विषय में कवि कहता है कि एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, कि कवि को एक काले माथे की, जिसका माथा काला है और बहुत ही चतुर चिड़िया दिखाई देती है, उसके विषय में कहता है कि एक काले माथे की चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक काले माथे वाली बहुत ही चतुर चिड़िया जिसके सफेद पंख है, अपने सफेद पंखों से झपटे मार कर वो जल के हृदय पर, जल के मध्य भाग पर, जो तालाब है, पोखर है, उसका जो मध्य भाग है, हृदय स्थल है, उस पर झपटे मार कर टूट पड़ती है। वो भी क्या करती है, मछली को ही पकड़ती है। कह रहा है कि काले माथे वाली चिड़िया जो बहुत ही चतुर है, अपने सफेद पंखों के झपटे मारकर जल से भरे हुए तालाब के मध्य भाग पर टूट पड़ती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, एक उजली सफेद चटुल चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है, गगन में, दूर गगन में उड़ जाती है। वो चिड़िया क्या करती है, एक सफेद चंचल मछली को, चटुल मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर गगन में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से, और यहीं से यानी कि जहाँ कवि खड़ा है वहां से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी है। यहाँ की भूमि कैसी है, थोड़ी ऊंची है
और वहाँ क्या है, एक रेल की पटरी निकल गई है, रेल की लाइन निकल गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, लेकिन अभी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है, रेल आने का समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। कभी कहता है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं स्वच्छंद रूप से भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। जाना नहीं है, ट्रेन का भी समय हुआ नहीं है, कभी को कहीं जाना भी नहीं है, अतः स्वच्छंद रूप से यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। चित्रकूट की अनघड़ चोड़ी, कब ऊंची पहाड़ियां। चित्रकूट की अनघड़, अनघड़ बिना घड़ी हुई, जिनका कोई समुचित आकार ना हो। कब ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। कभी कहता है कि चित्रकूट जो जगह है, स्थान है, वहाँ की जो पहाड़ियां हैं, वो अनघड़ है, आकार में कोई ऊंची है, कोई छोटी है, और ऊंचाई में क्या है, बहुत ही कम ऊंची है, और वो जो दूर दूर दिशाओं तक, दूर दूर तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियां, कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो ऊसर भूमि है, बांझ भूमि है, बंजर भूमि है, उस पे रीवा जो पेड़ है, उसके पेड़ है जो कांटेदार है, कुरूप है, जो भद्दे हैं, वो इधर उधर खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सूगे का स्वर टेके। अब कवि को क्या करता है, जो सुगा यानी कि तोता, सुगा क्या है, तोता, तोते का जो मीठा मीठा बोल, मीठे मीठे स्वर टेटे की आवाज में सुनाई देते हैं। कवि को अब तोते की आवाज जो टेटे करता है, मीठी मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, सुनाई देता है कवि को वनस्थली, वन भूमि का, वन्य भाग का जो हृदय चीरता हुआ, वन्य भाग के, हरियाली के हृदय को चीरता हुआ इसका स्वर, उठता गिरता सारस का स्वर, कभी ऊंचा उठता है, कभी नीचा होता है, लेकिन कभी ऊंची आवाज में, कभी नीची आवाज में, वनस्थली के हृदय को चीरता हुआ, टिट्टो टिट्टो करता हुआ सारस का स्वर सुनाई देता है। किसको, कवि को। ठीक है, मन होता है। अब कवि का जो सारस का स्वर सुनाई देता है, कभी ऊंची आवाज में, कभी नीची आवाज में, कभी सूगे का स्वर, तोते का स्वर सुनाई देता है, तो कवि का मन क्या करता है, कवि का मन होता है उड़ जाऊं, कि मैं भी पंख फैला के उड़ जाऊं, उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, सारस के साथ, सारस के संग पंख फैलाकर मैं भी उड़ जाऊं। कहाँ उड़ जाए, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। कहाँ उड़ जाए, जहाँ जुगल जोड़ी, प्रेमी जोड़ी रहती है। किसकी, सारस की। हरे खेत में, खेतों में जब पानी होता है, पानी से भरे खेत होते हैं, उनमें सारस, सारस जो पक्षी होते हैं, उनकी जोड़ियाँ साथ साथ पानी में तैरती हुई, जुगलबंदी करती हुई दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि मैं वहाँ सारस के संग वहाँ उड़ जाऊं, उन हरे हरे खेतों में उड़ जाऊं जहाँ उनकी जुगल जोड़ी रहती है, और सच्चे प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे, और चुपचाप चुपके चुपके से मैं उन सारस की प्रेम कहानी को, जो सच्ची है, उनकी सच्ची प्रेम कहानी को सुन लूं। यहाँ कवि उनकी सच्ची प्रेम कहानी को सुनना चाहता है, किसकी, सारस की जुगल जोड़ी की। ठीक है, तो ये थी केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रघना से लौटती बेर। इसमें क्या है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण तो किया है, संपूर्ण कविता में प्रकृति का मानवीकरण है, अलंकार है, चुप्पे चुप्पे, यहीं पे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, और पद में गीता है, खड़ी बोली का सरल सहज स्पष्ट प्रयोग है, प्रसाद गुण संपन्न है कविता, टेढ़े और कुछ संतद्भाव शब्द है, यानी कि संपूर्ण कविता में तत्संतद्भाव शब्द है, अलंकार है, गीता है, प्रसाद गुण संपन्न है, मानवीकरण अलंकार है, और बड़ा सा गोल खंभा यहाँ पे उपमा अलंकार है, सा आ गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, काव्य सौंदर्य है। उम्मीद करती हूँ आपको साथ ही प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है कविता में,
ये कविता चंद्रघना से लौटती बेल कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई है, समझ में आई है। एक बार फिर से कह रही हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। आपका दिन शुभ हो।